फुल्ली जो है नौ सी ट्रेन है और जो पहले सवारी गाड़ियां चलती थी उन सवारी गाड़ियों को इतना अपग्रेड किया गया है कि इसकी जो सीटें हैं, बाथरूम्स हैं या जो तमाम जो सुविधाएं इसमें दी गई हैं बहुत अत्याधुनिक है। हर एक बर्थ पर मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था की गई है, पानी के बोतल रखने की व्यवस्था की गई है, मोबाइल फोन आप आराम से वहां पर रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि जो पहले लोगों को एक कुप्पे में चार्जिंग पॉइंट के लिए जूझना पड़ता था लोगों को, वो तमाम संकट जो है वो इसमें दूर हो चले हैं। बाथरूम्स भी बहुत खूबसूरत बाथरूम है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। पैर जो है पैर से द्वारा संचालित होगा, वो जो नल अगर खोलने की जरूरत है तो सीधे पैर आप अगर पुश करेंगे तो पैर से ये ट्रेन जो नल है वो नल चालू हो जाएगा। आधुनिक सुविधाओं का बिल्कुल इस्तेमाल किया गया, आप सही कह रहे हैं। लेकिन हम अगर राजेश ये समझना चाहिए कि जो वंदे भारत की बात आप कर रहे थे, वंदे भारत एक अत्याधुनिक तकनीक के साथ एसी कोच की जो व्यवस्था की गई थी, मुझे लगता है कि अब वो उसका लक्ष्य तो है कि 75 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएं। क्या हम ये माने कि आगे जाते हुए अमृत ट्रेन का सिलसिला अब चल निकला है? अयोध्या भले ही एक पड़ाव हो, एक सुखद पड़ाव हो, लेकिन अब अमृत ट्रेन की भी संख्या आगे बढ़ेगी आगे जाते हुए भविष्य में। देखिए, निश्चित तौर पर और जिस तरीके से लोग सवाल खड़े करते थे, जो विरोध करने वाले लोग थे या जो आलोचक थे, वो कहते थे कि बुलेट ट्रेन नहीं चल सकती है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन नहीं चल सकती है, उन तमाम लोगों को करारा जवाब दिया गया। और उसके बाद जब वंदे भारत ट्रेन का सफल परिचालन शुरू हुआ तो फिर ये सवाल उठने लगे कि एक क्लास जो है उसके लिए सिर्फ चलाया गया है ये ट्रेन। लेकिन जब अमृत भारत ट्रेन जब चलेगी और जब अवध से मिथिला की दूरी तय करेगी तो कहीं ना कहीं यह ट्रेन जो है सिर्फ दो सभ्यता संस्कृतियों का मिलन नहीं करेगी, बल्कि जो मुसाफिर हैं उनके पॉकेट का भी ख्याल रखेगी कि बहुत कम पैसे में मुसाफिर जो है, जो वंदे भारत में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लोग, भारतीय रेल ने उनके लिए एक दूसरा मिनी वंदे भारत जो है वो ट्रेन तैयार कर दिया है। और इसमें जो सीट है, जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं, वो बहुत कुछ जो है वो बहुत उम्दा ट्रेनों से मैच करती है। राजधानी या वंदे भारत ट्रेनों के जो में जो बहुत सारी चीजें हैं उससे मिलती जुलती ये ट्रेन है। और ऐसे में अगर आने वाले दिनों में सवारी गाड़ियों के परिचालन पर या इन अमृत भारत ट्रेन का अगर परिचालन बड़े पैमाने पर होता है, और मुझे लगता है कि भारतीय रेल इस ट्रेन के माध्यम से जो पुरानी जर्जर जो ट्रेनें हैं उनको रिप्लेस करने की तैयारी भी कर रही है। यानी भारतीय रेल अपने एक नए फ्लेवर, नए तेवर के साथ मुसाफिरों के दिलों पर राज करने की तैयारी कर रहा है। और इसमें अमृत भारत एक्सप्रेस जो है ये मील का पत्थर साबित होगा। और इसकी जो एक नई टेक्नोलॉजी है अजय, वो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि ये पुशपुल, मतलब जो दोनों ट्रेन के इंजन के बीच जो जगह खाली होती थी और ट्रेन में कई बार जोर का झटका लगता था, उस झटके से अमृत भारत एक्सप्रेस ने निजात दिला दी है। दोनों बॉगियों के बीच में जो गैप था उस गैप को खत्म कर दिया गया है और ये ट्रेन जो है एक दूसरे बॉगी को आराम से कनेक्ट कर रहा है, न सिर्फ टहल कर जाने के लिए बल्कि बॉगियों के बीच में कोई गैप नहीं है, जिससे ठीक है राजेश जी, जो है वो नहीं लगता। जैसे ही रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और लोकार्पण करेंगे, हम और भी आपसे बात करेंगे अमृत ट्रेन की खूबियों के बारे में और कैसे ये एक नए मील का पत्थर साबित हो सकता है भारतीय रेलवेज के लिए। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत, अलौकिक, आधुनिक अयोध्या की जो तस्वीरें हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्पष्ट तौर पर ये जो रामपथ से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और अयोध्या के जो वासी हैं वहां पर उनका स्वागत करते हुए और सभी का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री ये कोशिश करते हैं कि कोई छूट न जाए, जहां तक हो सके वो जनता के साथ संवाद करने का, अपने हाथों के अभिवादन के माध्यम से, अपने आंखों के माध्यम से लगातार सबसे बातचीत करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, प्रणाम स्वीकार करते हुए, स्वयं अभिवादन करते हुए, सभी के स्वागत का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं ये रामपथ की तस्वीरें। जैसा कि हमारे संवाददाता लगातार बता रहे थे कि सीधे जो आउटर बाईपास रोड है वहां से आप धर्म पथ पर प्रवेश करेंगे, जहां पर शुरुआत की प्रधानमंत्री ने और भव्य स्तंभों के जरिए स्वागत किया गया उनका। और
सैकड़ों हजारों की संख्या में जनता ने उनका अभिवादन किया। उसके बाद काफिला पहुंचा लता मंगेशकर चौक और वहां से फिर बाएं होते हुए रामपथ। ये रामपथ सीधे आपको लता मंगेशकर चौक से नई दिल्ली माफ कीजिएगा, नई दिल्ली नहीं, नई अयोध्या के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ेगी। और ये जो विकास की यात्रा है, नई दिल्ली लखनऊ एक साथ जब मिलकर के काम करते हैं तो किस तरह की परियोजनाएं ज़मीन पर आती हैं, उसकी एक वानगी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी आप उत्साह देखिए अयोध्या वासियों का। अयोध्या वासी जो बार बार मैं कह रहा हूं कि भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि यहाँ के वासी श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप है, वहाँ पर चलना ही प्रदक्षिणा है। अयोध्या में अगर आप नींद भी लेते हैं तो उसको समाधि कहा जाता है, वहाँ पर अगर आप भोजन करते हैं तो उसको प्रसाद कहा जाता है। स्पष्ट तौर पर आज बाबा नागेश्वर नाथ जो कि वहाँ के महादेव हैं बहुत ही प्रसन्न होंगे। लता मंगेशकर चौक पर जो राम की पैड़ी है, वहाँ पर जिनका दिव्य भव्य मंदिर है, वहाँ पर भी सैकड़ों हजारों की संख्या में रोज लोगों का जमावड़ा होता है और भगवान महादेव आज बहुत ही प्रसन्न होंगे। आज इस विकास यात्रा को देख करके अयोध्या वासियों के मन में जो उत्साह है उसको देख करके, और जो विकास की नई धारा बही है और जो सौगातें अयोध्या को मिलने वाली हैं आने वाले दिनों में, उसको देख करके अयोध्या के जितने भी लोग हैं स्वयं अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इस वक्त अपने अभिवादन के लिए, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। रामपथ से बढ़ता हुआ ये प्रधानमंत्री का काफिला। स्पष्ट तौर पर ये कहा जाता है कि जो अयोध्यापुरी है वो पापियों को दुर्लभ है, यानी जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वो समझ लीजिए कि थोड़ा सा आपको प्रयास करना है, थोड़ी सिफारिश करनी है कि आपको अयोध्या पहुँचने का एक मौका मिले। अयोध्या में मां सरयू जब आपने देखा कि धर्मपथ से जाते हुए वो राम कथा पार्क के पास पहुंचे, लता मंगेशकर चौक बिल्कुल वहां से 100 से 150 मीटर दूरी पर मां सरयू बहती हैं। और मां सरयू के तट पर अयोध्या की अगर हम बात किए जाए तो अयोध्या का पूरा जो विस्तार है वो 12 योजन यानी 144 किलोमीटर लंबा और 3 योजन यानी 36 किलोमीटर चौड़ा। ये स्कंद पुराण में अयोध्या की गति और स्थिति बताई गई है। मिथिला से संबंध रखने वाले हमारे संवाददाता राजेश राज से हम बात कर रहे थे और बार बार उनका ध्यान आता है तो मैं मिथिला पहुंच जाता हूं, क्योंकि मिथिला के ही पूरी पीठाधीश्वर वो बार बार ये कहते हैं कि भारत विश्व का हृदय है। और विश्व जब हम कहते हैं तो विश्व शब्द का अर्थ केवल ये वास्तविक दुनिया जो हम आज देख पाते हैं 183 देशों की, वो दुनिया हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में विश्व नहीं है, बल्कि विश्व का जो मतलब है, जो अर्थ है, वो विष्णु सहस्त्र नाम में पहला ही नाम भगवान विष्णु का विश्व है। और अनंत अनंत ब्रह्मांड उस विश्व में, उस विश्व शब्द में समा जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है तो जो लोग ये समझते हैं नहीं है या फिर इस शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं, वो इस बात को समझते नहीं है कि भारत भा यानी ज्ञान की धरती है और भारत की धरती से ही विश्व गुरु बनने का सपना साकार हो सकता है, हो रहा है और होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अनंत अनंत ब्रह्मांड की गति और मति को हमारे ही शास्त्रों और जो संस्कारों हैं उससे समझने की, भगवान राम के स्वयं जीवन से समझने की जो प्रेरणा मिलती है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। मुझे लगता है कि ये काफिला धीरे धीरे उस स्थान तक पहुंच चुका है जिसे अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब समझा जा सकता है। संवाददाता राजेश राज बता रहे थे कि आप रेलवे स्टेशन के परकोटे पर यानी उस शिखर पर पहुंच करके बहुत सारे मंदिरों के शिखर का भी दर्शन कर सकते हैं। वहां पे फूड प्लाजा में व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं, प्रतीक्षालय में जाकर के आराम कर सकते हैं और वहां से बिल्कुल पैदल यात्रा करते हुए श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए जा सकते हैं, भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो जिस तरह से मैं बता रहा था कि भगवान ये जो भारत है पूरे विश्व का हृदय है, उसी तरह से ये अयोध्या कहा जाता है वैकुंठ का हृदय है। और स्वयं जो स्वयंभू मनु है, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करके वैकुंठ से पहले अयोध्या को लेकर के आए। लेकिन जब अयोध्या यहाँ पहुंची तो इस धरा में, इस धरती में उतनी सामर्थ्य नहीं थी कि इस नगरी को अपने ऊपर स्थापित कर पाए। भगवान शंकर की नगरी काशी जिस तरह से उनके त्रिशूल पे बसी है, तो भगवान विष्णु को अपने चक्र को पहले भेजना पड़ा इस अद्भुत अलौकिक नगरी को स्थान देने के लिए। भगवान सुदर्शन चक्र सबसे पहले यहाँ आए और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 12 योजन लंबी यानी 144 किलोमीटर लंबी
36 किलोमीटर चौड़ी अयोध्या की धरती को भगवान सुदर्शन चक्र ने अपने ऊपर स्थापित किया। और आज भी माना जाता है कि ये मत्स्याकार जो अयोध्या की परिसीमा है, गुप्तार घाट से लेकर के आज जो नया घाट जिसकी हम बात करते हैं, ये तो बहुत छोटी सीमा है। लेकिन आप 144 केंद्र अगर आप उस राम जन्मभूमि को मान लें तो 144 किलोमीटर का दायरा आप अयोध्या को मान सकते हैं स्कंद पुराण के आधार पर। और उसी अयोध्या को पुनर्विकसित करने का, विकास के साथ साथ विरासत को संभालने का ये प्रण जो हमने विकसित भारत को बनाने के साथ में लिया है कि हमें अपनी विरासत का सम्मान करना है, उसका संरक्षण करना है, उसके निर्माण के लिए ये प्रयास लगातार निरंतर जारी है और आज का दिन बेहद अहम। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र, राजेश राज और आशुतोष शुक्ल लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस भव्य और दिव्य यात्रा के गवाह ये तीनों ही संवाददाता इस वक्त अयोध्या की धरती पर खुद मौजूद। और जिस तरह से हम ये लगातार कह रहे हैं कि आपका बहुत पुण्य होना चाहिए अयोध्या की धरती पर कदम भी रखने के लिए, माँ सरयू के दर्शन करने के लिए, इन संतों के दर्शन करने के लिए। लेकिन आज एक विकास की यात्रा लोग इस वक्त धर्मपथ से होते हुए रामपथ के जरिए प्रधानमंत्री को स्वयं देख रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाएं आज राष्ट्र को समर्पित की जानी हैं। कुछ पुरानी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी, कुछ नई परियोजनाएं उनका शिलान्यास किया जाएगा और क्या कुछ दिशा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के मन में है यहाँ की विकास की यात्रा को लेकर के, उसको आज देश के सामने रखा जाएगा जब वो आज करीब 1:30 बजे 2 बजे यहाँ के जो निवासी हैं उनसे मुखातिब होंगे। नए एयरपोर्ट का टर्मिनल बनकर के तैयार हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए भी बहुत ही अद्भुत क्षण, एविएशन मिनिस्ट्री के लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग टास्क, 1.5 साल 2 साल में इस पूरे टर्मिनल बिल्डिंग को खड़ा करना। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ये पहला फेज है रेलवे स्टेशन का, जिसे 5 गुना विस्तार दिया जाएगा। 20,000 यात्रियों की जो क्षमता है उसको बढ़ा करके 1 लाख यात्रियों तक करने की योजना सरकार की बन चुकी है, रेलवेज की बन चुकी है। उसी तरह से एविएशन मंत्रालय की जो योजना है वो मौजूदा टर्मिनल के पहले फेज को जब दूसरे फेज में विस्तार दिया जाएगा तो उसका आकार 10 गुना करने की। आप ये समझिए कि हर रोज 1 से 1.5 लाख लोग अयोध्या की धरती पर आएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का स्वागत करना, लोगों की रहने की व्यवस्था करना, लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की, ठहरने की, रहने की, भोजन की, प्रसाद की, जो स्वच्छता के कार्यक्रम किए जाने हैं उसकी, उन सब की व्यवस्था करना यहाँ के अयोध्या नगर निगम के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहा होगा। लेकिन इसको नई अयोध्या के निर्माण में इन सभी कारकों का ख्याल रखा जा रहा है। स्पष्ट तौर पर जो नई अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है उसमें डेडिकेटेड जो सीवर लाइन है, उसके साथ साथ जो ग्रीन टर्मिनल्स या ग्रीन जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कम से कम पॉल्यूशन के साथ में, कम से कम प्रदूषण के साथ में जो निर्माण कार्य हैं उसको अंजाम दिया जाए। बिल्डिंग्स जो बनाई जा रही हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग हो या फिर एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग हो, उसको कैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी के जरिए, नई हरित टेक्नोलॉजी के जरिए कम से कम प्रदूषण के साथ बनाया जाए, कम से कम समय में बनाया जाए, ये एक इसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश की गई है। और लगातार फिर से हम वही आपको समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश कि कैसे भारत विरासत को और विकास को एक साथ लेकर के चलने का भरसक प्रयास कर रहा है। और ये अयोध्या की धरती से अब जो नई विकास की यात्रा निकली है वो देश को विकसित बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अब जनता, खास तौर पर युवाओं का जो आकर्षण है इन नई आधारभूत संरचनाओं के जरिए, जो पूरी दुनिया को आकृष्ट करने का, भगवान राम के धाम में आकृष्ट करने का जो प्रयास उसकी शुरुआत हुई है, वो एक अनोखी पहल कही जा सकती है अयोध्या के विकास के लिए। आशुतोष शुक्ल, क्या आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल लगे। तो इस विकास यात्रा को अब आपके जरिए हम आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो यात्रा है, विकास की यात्रा, अब यहाँ से आगे और कौन से पड़ाव तय करने जा रही है?
बिल्कुल अजय, जिस तरीके से ये विकास यात्रा है, इसका पड़ाव जो है वो इसका आखिरी कोई छोर नहीं होता है। विकास की यात्रा में अगर आप केवल मूलभूत सुविधाओं या संरचनाओं के विकास को विकास मानते हैं तो वह संपूर्ण